चैप्टर कौन सा है अपना? 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और if you remember what are the adjustments, रिकॉल कर सकते हैं आप लोग? Right? In the previous chapters we had studied till now total 6 adjustments, and we will be adding one more adjustment to this chapter. So first will be calculation of new profit sharing ratio, including gaining ratio and sacrificing ratio. Then second will be accounting treatment for goodwill. कितने तरह की goodwill रहेगी? One appearing in the balance sheet, which will be written off among the old partners in their old profit sharing ratio. Second, given under adjustment. Balance sheet पे हो क्या? Given under adjustment, for which we will pass an adjustment journal entry, which means gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. Third will be revaluation of assets and reassessment of liabilities. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं और चाहे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं. फोर्थ विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स, एंड इन विच वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ओनली द फ्री रिजर्व्स. जो जनरल रिजर्व्स है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व है तो स्पेसिफिक रिजर्व में मेनली कौन कौन से अगर आपको याद हो तो एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ये दो अगर है, इनका अगर कोई क्लेम अराइज हो रहा है तो उसको लेस करने के बाद बचा हुआ अमाउंट जो होता है रिजर्व का, उसको कहते हैं फ्री रिजर्व. और कोई क्लेम अराइज नहीं हो रहा तो पूरा फ्री रिजर्व, और क्लेम ज़्यादा अराइज हो गया तो रिजर्व बचा ही नहीं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपके पास में 10,000 रुपीज़ का, और आपका क्लेम अराइज हुआ है 8,000 रुपीज़ का, तो बाकी का बचा हुआ 2,000 आपका क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व हो जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लेकिन वहीं पे जो मेरा क्लेम है वो अराइज हो जाए सपोज 18,000 रुपीज़ का, तो फिर मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा. और ये एडिशनल 8,000 कहाँ से आएगा ये बताइए? ये एडिशनल 8,000 रुपीज़ कहाँ से आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, राइट. 10,000 रुपीज़ का मेरे पास WCR अवेलेबल था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल था, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर रिजर्व से ज़्यादा होता है तो एक्सेस क्लेम विल बी रीइंबर्स्ड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय डेबिटिंग रिवैल्यूएशन. कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एडिशनल लायबिलिटी हो, सब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी. कोई भी एडिशनल एक्सपेंस आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा. एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड, बताइए आप लोगों को. चलिए आगे आते हैं हम. तो ये होने के बाद में अब नेक्स्ट हमारे पास में एक नया एडजस्टमेंट आता है, दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट from the date of last balance sheet till the date of death. क्यों इसको हमने लिया? कल भी हमने डिस्कस किया था इस चीज को, वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सपोज माय
अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन March 31st 2025 बट डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट। डेथ कभी भी हो सकती है, वो फिक्स नहीं होता। रिटायरमेंट लेना है तो हम सोच लेंगे हाँ ठीक है 1 अप्रैल को रिटायरमेंट लेंगे या 31 मार्च को लेंगे, वी कैन वेट। एडमिशन देना है किसी न्यू पार्टनर को, वी कैन वेट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, वी कैन वेट, वी कैन शेड्यूल अ पर्टिकुलर डेट। बट डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट। अब डेथ तो कभी भी हो सकती है, तो डेथ हो गई 30 जून 2025 को एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो 31 मार्च 2025 को आपकी बैलेंस शीट क्लोज हुई। उस समय जो भी प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ने वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। उसके बाद में अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स तक तो पर्सन अलाइव रहा। उसके बाद 30 जून को उसकी डेथ हो गई। तो ये जो 3 मंथ्स तक उस पर्सन ने बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उन 3 मंथ्स का प्रॉफिट पे उसका राइट बनता है। जो डिसीज पार्टनर है 3 मंथ्स बाद उसकी डेथ हुई तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट पे तो उसका राइट बनता है। उसी को हमने लिखा है द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। दिस इज फॉर 3 मंथ्स। अब सपोज डेथ होती है अगर 15 जून को, तो फिर हम 2.5 मंथ्स का उसको प्रॉफिट का शेयर देंगे। सपोज डेथ होती है 31 मई को, तो हम उसको 2 मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। दिस इज द additional calculation that we need to make in the portions of death of a partner. Clear? And then the last one will be the same as we had studied earlier, that is payment to the now retirement में तो पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर था। कैसे कैसे पेमेंट कर सकते थे? हम कैश दे सकते थे, हम चेक दे सकते थे, हम एक्सेप्टेंस दे सकते थे बिल्स पेमेंट, और हम उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर सकते थे, हम उसको एसेट्स दे सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी डिसीज पार्टनर को ना देके हम इसको देंगे, हम एग्जीक्यूटर को देंगे। सो पेमेंट टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। क्या मीनिंग है उसका? कि जो भी उसका लीगल एयर है, जो भी उसका नेक्स्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम पैसा देंगे। बिकॉज जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है उसको तो आप दे नहीं सकते, तो उसका जो एग्जीक्यूटर है उसे पैसा देंगे। तो मेनली वी नीड टू फोकस ओवर एडजस्टमेंट नंबर 5, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। उसके लिए हमने क्या पढ़ा? हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं। For this point number 5, calculation of deceased partner share of profit from the last balance sheet till the date of death. ये कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास में 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन आई एम हैविंग इज पीरियड बेसिस। पीरियड बेसिस में हम क्या करते हैं? अगेन इसमें 2 ऑप्शन हो जाते हैं। या तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे इन 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, या फिर कभी कभी आता है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करें कि पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट लिया है, उसका एवरेज निकाल के उसको कर लें। तो पीरियड बेसिस में जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का शेयर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट और इस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट की जगह हम एक और क्या ऑप्शन ले सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट। सपोज आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है, तो फिर आप सिर्फ लास्ट ईयर का ना लेके आप वो 3 इयर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उसको। ये जो ये आया लास्ट ईयर का प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, ये तो पूरे ईयर का है, पूरे 12 मंथ्स का है। लेकिन हमारे डेथ पार्टनर की डेथ कितने मंथ्स में हो गई? 3 मंथ्स में डेथ हुई है, तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई 3/12। तो इसको 3/12 ना लिख के अपन क्या लिखेंगे? इसको हम इसको लिखेंगे इंटरवीनिंग पीरियड। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, द पीरियड फॉर विच द पार्टनर वॉज अलाइव अपॉन
12 भी हो सकता है और 365 भी हो सकता है। अगर जो आपका इंटरवीनिंग पीरियड है, द पीरियड फॉर विच द पार्टनर वाज अलाइव, वो मंथ्स में तो अपॉन 12 लेंगे, और अगर ऊपर वाला पीरियड आपका डेज में तो अपॉन 365 लेंगे। और कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, ऐसा लिख देते हैं नीचे, दैट टेक 360 एज द नंबर ऑफ डेज फॉर द ईयर, तो फिर वही ले लेंगे जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपना कंफ्यूज। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था उसको पहले तो उसने पर्टिकुलर 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, जितने मंथ्स वो अलाइव थे वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये कन्वर्ट करने के बाद में आपको प्रॉफिट आया है, इस पर ऑल द पार्टनर्स का राइट है, 3 पार्टनर्स है, 3 का राइट है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द डिसीज पार्टनर। सो दिस इज द फॉर्मूला अंडर द पीरियड बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये चीज़ हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके, तो ज़्यादा इस टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन टाइम देंगे। नेक्स्ट इज टर्नओवर बेसिस। I do have an option. I can calculate the share of profit of the deceased partner on the turnover basis. What does the word turnover mean here? In this concern, turnover का meaning हम लेंगे sales. Now इसमें क्या रहता है, सपोज कीजिए आपका प्रीवियस ईयर में आपकी सेल्स थी, प्रीवियस ईयर में आपकी सेल्स दे रखी है आपको ₹5 lakhs, और प्रीवियस ईयर का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है 50,000 रुपीज का। Using these two variables, can you calculate the rate of profit? At what rate I am earning profit in this business? तो 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 50,000 रुपीज का प्रॉफिट आपने अर्न किया। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, I am earning profit at the rate of 10%. And for this intervening period, सपोज आई हैव बीन गिवन कि इस पीरियड की आपकी सेल्स है 2 लाख रुपीज की। सो व्हाट विल बी द प्रॉफिट फॉर दिस इंटरवीनिंग पीरियड? इट विल बी 2 लाख मल्टीप्लाई 10% इक्वल्स टू 20,000। दिस इज कॉल्ड टर्नओवर बेसिस। लास्ट ईयर की सेल्स, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इन दोनों को यूज करके मैंने क्या किया, लास्ट ईयर की रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और उसी रेट ऑफ प्रॉफिट को मैंने अप्लाई कर दिया करंट ईयर की सेल्स के ऊपर। करंट ईयर का सेल्स तो हमें एवरीडे का पता होता है, तो उस 3 मंथ्स का सेल्स तो हमें पता था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उस रेट ऑफ प्रॉफिट से। अब ये 20,000 का प्रॉफिट आया है, ये 20,000 का प्रॉफिट पूरे ईयर का है या उस पर्टिकुलर 3 मंथ्स का ही है? ये पर्टिकुलर 3 मंथ्स का है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स उसी पर्टिकुलर इंटरवीनिंग पीरियड की थी, तो ये जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है ये भी उसी पीरियड का आया है। इसको फर्दर हमें 3/12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्योंकि सेल्स उतनी थी तो प्रॉफिट जो है वो भी उसी टाइम का आया है। बट लेकिन इसमें क्या सारे पार्टनर्स का रेशियो शेयर है? यस, ऑल द 3 पार्टनर 4 पार्टनर जितने भी, इसका मतलब उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फर्दर मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा। उसको पीरियड में 3 मंथ्स में तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हो जाता है सेल्स फॉर इंटरवीनिंग पीरियड मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट जब अपॉन 100, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज होगा। तो उसी इंटरवीनिंग पीरियड का, जिस पीरियड में वो पर्सन अलाइव था, उस पीरियड की सेल्स को जब आप रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है वो उसी पर्टिकुलर पीरियड का आता है, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So these are the 2 methods how we can calculate the deceased partner share of profit from the date of last balance sheet till the date of death, जो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कर लिया कैलकुलेट, अमाउंट आ गया, अब हमें पार्टनर को देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। व्हाट कैन बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? सो द जर्नल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डिसीज्ड पार्टनर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। Profit and loss suspense account debited to deceased partners capital account. The deceased partner
शेयर ऑफ प्रॉफिट credited to this account, this capital account। और यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमने कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर में क्यों किया, हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंट को क्यों नहीं लिया। बिकॉज द थिंग इज एक बार जितना भी कुछ उस पार्टनर को देना है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे। एंड में फाइनल पेमेंट जब करना है अपने को, जो हमने पॉइंट नंबर 6 लिखा है, जिसमें हमने क्या लिखा है पॉइंट नंबर 6 में पेमेंट, जो फाइनल पेमेंट जो बन रहा है करने के लिए, वो पेमेंट अपन डायरेक्टली आप उस पार्टनर को ना करके उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। नॉर्मली हम जनरल एंट्री क्या करते थे, फिर रिमेंबर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या क्या ऑप्शंस थे, कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू सैलरी एसेट अकाउंट, कोई एसेट अगर आप उसको दे रहे हो, टू लोन अकाउंट। दीज वर द वेरियस ऑप्शंस। लेकिन जब हम डेथ की बात कर रहे हैं तो हमारे ये कोई भी चीज़ ना आके क्या आ जाएगा, इन सब की जगह एक ही चीज़ आ जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। फिर एग्जीक्यूटिव को कैसे कैसे देना है वो सारी चीजें बात की है। एक बार तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे पेमेंट करते समय फाइनल जो अमाउंट बना था डिसीज पार्टनर का, वो सारा का सारा अमाउंट उसके एग्जीक्यूटिव के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव को कैश देना है, एग्जीक्यूटिव को चेक देना है, एग्जीक्यूटिव के लोन में ट्रांसफर करना है, एग्जीक्यूटिव को एसेट देना है या एग्जीक्यूटिव को एक्सेप्टेंस देनी है, वो सेकंड फेज आएगा, सेकंड जनरल एंट्री उसको दी जाएगी। एक बार टोटल अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी का हो तो बोलिए एक बार। अब एक और चीज मैंने आपको बताया था, ये जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम करते हैं उस डिसीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए, लेकिन ये एंट्री तब तक ही होगी अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दे ही रखा है और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग डेथ हो जाती है एक पार्टनर की, और फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी वो कुछ बोल देता है, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड सी विल बी 1:1। इट मींस हुआ क्या, हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ओल्ड के कंपैरिजन में चेंज हो गया। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल बी पासिंग इन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। आप लोगों को पता है कि एडजस्टमेंट जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन होंगे, जो कंट्रोलिंग पार्टनर्स हैं ए एंड सी वो गेनिंग होंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएगा, जो हमारा डिसीज पार्टनर है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है और वो ओल्ड रेशियो से चेंज है, फिर हम वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ओपन ना करके हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज द चेंज इन द जनरल एंट्री। तो दो सिचुएशंस होंगी, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इफ द क्वेश्चन इज सेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सेम एज ऑफ ओल्ड। इन दोनों सिचुएशन में तो अपन को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट को देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड से अलग है, डिफरेंट है, इस सिचुएशन में फिर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके हमारी एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से ना होगी, गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट से होगी। गेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट डिसीज पार्टनर के अकाउंट। क्रेडिट तो हमने यहाँ पे भी डिसीज पार्टनर को किया है और यहाँ पे भी डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करना है। बात यह आती है कि डेबिट कौन सा अकाउंट करना है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट दे रखा है तो हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। यहाँ तक को कंफ्यूजन। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स के अकाउंट में उसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, राइट। गेनिंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर के डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। हम एडजस्टमेंट एंट्री के करते हैं ना, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, वो कोई इशू।
अब सपोज आपने अगर ये जनरल एंट्री पास की है, प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, तो उसके डेबिट में तो आप कुछ लिखेंगे। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहीं पे शो होगा? अगर होगा तो कहाँ पे होगा? बिकॉज दिस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो उस बैलेंस शीट पे ये एसेट साइड पे शो होगा, क्लियर? अदरवाइज बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है और ऑन द डेट ऑफ साथ में हमने बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमने बैलेंस शीट भी बनाई है, तो फिर हमें ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड आई मीन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो करना होगा। डेबिट बैलेंस इसलिए एसेट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस होता तो डेबिट साइड पे हो जाता, डेबिट बैलेंस तो एसेट साइड पे इसको शो करना होगा, तब हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। और अगर हमने रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डिसीज पार्टनर किया तो उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्टमेंट जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग होके इफेक्ट नहीं हो जाता, राइट? यहाँ तक तो कंफ्यूजन को डाउट हो तो पूछिए एक बार, अदरवाइज फिर इसके आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कुछ बहुत। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 6.33, बुक इज PS ग्रेवाल, एडिशन 2025 लेटेस्ट। ठीक है, एक एक इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना। जूही, रिया एंड परी, 3 पार्टनर्स, जूही, रिया एंड परी। अच्छा, मैं तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम का आप लोग पूरे नाम लिखते हैं पार्टनर के। Our partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Ria died. Now death किसकी हो रही है? पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे 2/6 का रेशियो है, रिया की डेथ हो जाती है। और कौन सी डेट पे डेथ हुई है? The death has taken place on 30th June 2024। तो अब आप देखिए, नॉर्मली हम यही मान के चलते हैं कि हमारा जो 31 मार्च है वो क्लोजिंग डेट है और 30 जून को डेथ हो रही है। तो फॉर व्हाट पीरियड वी नीड टू मेक अ कैलकुलेशन? वी नीड टू मेक अ कैलकुलेशन फॉर 3 months, राइट? लेट्स मूव फर्दर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, अब 31 मार्च 2025 ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर है, क्योंकि 30 जून 2024 को डेथ हुई है, तो 31 मार्च 2025 तो करंट ईयर ही हो गया ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024, तो इस करंट ईयर के लिए हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है? 2024 का प्रॉफिट हमें यहाँ पे ले लेना है। यानी कौन सा मेथड बोल रहा है? पीरियड बेसिस बोल रहा है कि आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को कंसिडरेशन में लेना है। Proportionate profit of 2024 is to be taken into consideration. Previous year के प्रॉफिट के बेसिस पे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना है। During the year ended 31 March 2025, bad debts of ₹2000 had to be adjusted. अब बोल रहा है इस करंट ईयर में एक काम और हुआ है। In this current year, I was having a bad debt in the business of ₹2000। प्रीवियस ईयर में सपोज मेरा 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल मेरा प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 98,000 ही रह जाएगा। बैड डेट को तो प्रॉफिट में से लेस करो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। तो बोल रहा है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को आपको लेना है एज अ बेस फॉर द करंट ईयर, लेकिन करंट ईयर में मेरे 2000 के बैड डेट भी हुआ, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से अपन क्या करेंगे? इस 2000 को लेस कर देंगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 14,000। अब इस पीरियड का जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है इसने? ₹14,000। तो बताइए इसके बेसिस पर करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,000। तो प्रीवियस ईयर में 14,000 था, तो इस ईयर में आपको 2,000 का बैड डेट उसमें से एडजस्ट करना है, तो करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,000। फर्दर क्या बोला है? कैलकुलेट रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो देखिए कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। ₹12,000। अब 12,000 कहाँ से आपको समझ में आ गया होगा? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को मैंने बेस दिया है, लेकिन
क्या किया, उसमें से 2000 का बैड डेट एडजस्ट कर दिया, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कितने टाइम का, पूरे ईयर का है, मल्टीप्लाई 3/12। 3 कहाँ से आया, एक पर्सन की डेथ हुई थी 30 जून में, तो 3 मंथ्स का कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई 2/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो कैलकुलेट होगा 3 मंथ्स में उसमें तो तीनों पार्टनर्स का शेयर, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, देखिए कितना आ जाएगा। 12 इसको करेंगे तो अपने पास आ गया 4000 एंड 3000, कितना आ रहा है 3000, करेंगे आंसर। और 3000 डिवाइडेड बाय 6 तो हो गया 500, 500 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 1000। कैलकुलेट कीजिए, देखिए 1000 रुपीज़ आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हमें दे रखा है 1000 दे रखा है। यहाँ तक तो कैलकुलेशन समझ लिया मैंने। अब इसके लिए अगर मुझे, हालांकि क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया है, बट आप लोग देखिए कि अगर मुझे इसके लिए जनरल एंट्री करनी है तो वो जनरल एंट्री क्या होगी, तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, और जब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये जो 1000 रुपीज़ देना है रिया को, ये देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, तो हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रियाज कैपिटल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रियाज कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ डिसीज पार्टनर में लिख रहे हैं, यहाँ पे हमको नाम पता है डिसीज पार्टनर का, तो प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रियाज कैपिटल अकाउंट बीइंग रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर intervening period transferred to her capital account. Amount rupees 1000 in debit and 1000 in credit. अब ये जो आपको जानी कि प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट हम अगर इस डेट पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 1000 रुपीज से शो करें। ठीक है, देखिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 and 12 will be for homework, right? That's all for today's class.